हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा कॉन्सेप्ट्स। तो ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग कुछ सिविल इंजीनियरिंग के एलिमेंट्री एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक्स पहले से पता है तो इट्स गुड फॉर योर रिवीजन, और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही। सो लेट अस स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंबर स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ठीक है। मेंबर स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के टॉपिक में आता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में स्पेसिफिकली जो हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जब फ्रेम को एनालाइज करते हैं, देन यू नीड टू नो दीज टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो लेट अस सी कि ये कैसे होता है। नाउ इस फ्रेम पे ध्यान देते हैं। ये जो पहला बीम है, इसमें ये जॉइंट हिंज्ड है और ये जो जॉइंट है दिस इज फिक्स्ड, राइट। अच्छा, अगर मैंने इस जॉइंट पे एक मोमेंट लगा दिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैंने ये मोमेंट लगा दिया तो अगर ये ए पॉइंट है तो इस नोड पे कुछ एंगल आएगा, कुछ रोटेशन होगा यहाँ पे। लेट अस से दैट रोटेशन इज थीटा ए। ठीक है। नाउ एज यू ऑलरेडी नो कि थीटा ए जो है वो होता है ml अपॉन 4 ei। ml अपॉन 4 ei कैसे आया? वी सॉल्व दिस फ्रेम बाय यूजिंग कंजुगेट बीम मेथड, और वहां पे ये फिक्स्ड एंड है तो ये फ्री एंड हो जाता है, ये हिंज्ड ही रहता है। और फिर कंजुगेट बीम मेथड में हम इसके अबाउट शेयर फोर्स निकालते हैं और वो वहां का थीटा हो जाता है। ठीक है। दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर लेक्चर। द थिंग इज कि थीटा ए जो है वो होता है ml अपॉन 4 ei। उसी तरह ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें भी अगर मैंने इस एंड पे m लगाया तो यहां पर इस टाइप का एक रोटेशन आएगा। दिस इज ऑल्सो थीटा ए। इस केस में जो थीटा ए होगा दिस विल बी ml अपॉन 3 ei। ठीक है। तो याद रखना कि जब अपोजिट एंड फिक्स्ड होता है तो ml अपॉन 4 ei, और जब अपोजिट एंड हिंज्ड होता है तो ml अपॉन 3 ei। लेट्स डिस्कस फर्दर। अब अगर मैं m अपॉन थीटा लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 4 ei बाई एल। m is a force, theta is a displacement. Force upon displacement is stiffness. तो के ए बी जो है वो हो जाएगा 4 ei अपॉन एल। इन सिमिलरली अगर मैं इस केस में m बाई थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा 3 ei बाई एल। ये इसका स्टिफनेस हो गया, ये इसका स्टिफनेस हो गया। तो जब फार एंड मतलब कि मैंने यहां मोमेंट लगाया तो दिस इज फार एंड। ठीक है। ये दोनों जो है दिस इज फार एंड। जब फार एंड फिक्स होता है तो स्टिफनेस होती है 4 ei बाई एल, और जब फार एंड हिंज्ड होता है तो स्टिफनेस होती है 3 ei बाई एल। ठीक है। अभी के लिए ये याद रखना है, 4 ei बाई एल, 3 ei बाई एल। अब हम लोग आते हैं जॉइंट पे। अच्छा, इसके पहले लेटेस्ट डिस्कस की ये 4 ei बाई एल और ये 3 ei बाई एल आता कैसे है। तो मैं आपको एक समझा देता हूं कि सपोज ये है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर, इस पे मैंने मोमेंट लगाया m। ठीक है। तो इस पॉइंट पे सपोज दिस इज ए पॉइंट पे m के कारण डिफ्लेक्शन कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 2ei। यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा p के कारण डिफ्लेक्शन कितना होता है अपवर्ड डायरेक्शन में? pl क्यूब अपॉन 3ei। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो p आएगा 3/2 m बाई एल। तो ये आ गया 3/2 m बाई एल। अच्छा, नाउ यू कैन राइट इट्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये होगा m अपॉन ei, अगर मैं इसको कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करूं तो, और ये होगा m बाई 2ei। ये जो एंड है दिस विल बी हिंज्ड, और ये फिक्स्ड है तो ये कंजुगेट बीम में फ्री हो जाएगा। क्लियर? नाउ जब आप इसके अबाउट शियर फोर्स निकालोगे तो ये तो अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये बैलेंस हो जाता है। दिस इज L by 3, दिस इज L by 3 एंड दिस इज L by 3।
तो जब आप इस ए पॉइंट के अबाउट शेयर फोर्स लिखोगे तो दिस विल बी हाफ इंटू, ये एक ट्रेपीजियम बन गया है m by ei and this is also m by 2 ei. So half into sum of parallel sides into distance between them. So m by ei plus m by 2 ei. And what is the distance between them? इसको मैं यहां लिखता हूं, half into, one second, m upon ei plus m upon 2 ei into l by 3. तो ये जो है this will become ml upon 4 ei. ये उस जगह का थीटा हो जाएगा। इसी प्रोसेस से आप कभी भी इफ यू गेट अ रैंडम फ्रेम और आपको स्टिफनेस निकालना है तो इसी तरह आपको सेम मोमेंट लगाना है, वहां का आपको थीटा चाहिए, यूज कंजुगेट बीम मेथड एंड फाइंड द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? तो यहां से इसी तरह ml by 4 ei आता है। इसी तरह जब आप अपोजिट साइड हिंज्ड होगा तो ml by 3 ei हो जाएगा। सो इसके लिए आपको कंजुगेट बीम मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। The scope of this particular video is to make you understand about stiffness factors and distribution factor. तो we have come here, we know कि जो जब far end fixed होता है तो stiffness होता है 4 ei by L और जब far end hinged होता है तो stiffness होता है 3 ei by L. Now let us talk about a frame such as this, और suppose ये एक point है A, this is B, this is C, this is D. ठीक है, तो AB, AC, AD। अगर एक रिजिड जॉइंट है तो रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल, AD एंगल, AC एंगल और AB एंगल, तीनों एंगल सेम होगा। ठीक है, एक जॉइंट पे वो इक्वली रोटेट करता है। सो अगर मैंने यहां पर एक मोमेंट लगाया M, ठीक है, तो ये पोर्शन कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, ये पोर्शन कुछ इस तरह से रोटेट करेगा और ये पोर्शन कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। एंड ऑल दीज एंगल्स थीटा ए को लेट अस से मैं लिख रहा हूं थीटा। क्लियर? अच्छा, नाउ थिंक इंडिविजुअली फॉर ऑल दीज मेंबर्स। पहले मैं AB की बात करता हूं। AB में थीटा रोटेट हुआ है, यहां पर थीटा रोटेट हुआ, तो कितना दम लगाना पड़ा होगा मोमेंट को? MAB has to be 4 ei by L into theta। क्लियर? उसी तरह MAC को इसको अगले स्लाइड में लिख रहा हूं। MAC को लगाना पड़ा होगा 4 ei by L into theta एंड M, ये A था, ये D था, MAD must have been 3 ei by L upon theta। 3 क्यों? क्योंकि ये वाला जो फार एंड है दिस इज हिंज्ड। ठीक है, फार एंड जो है वो हमारा हिंज्ड है, तो इधर के लिए 4 ei by L, इसके लिए 4 ei by L और इसके लिए 3 ei by L। क्लियर हो गया? तो टोटल मोमेंट जो मुझे लगाना पड़ा होगा वो तीनों का समेशन होगा। सो M इज इक्वल्स टू 4 ei by L into theta plus 4 ei by L into theta plus 3 ei by L into theta। Now think about this। मैंने एक सिंपल सा फ्रेम लिया जिसमें हर मेंबर का आई और लेंथ सेम है, इसका भी आई और लेंथ सेम है, इसका भी आई और लेंथ सेम है।
कल को अगर आई और लेंथ चेंज होता, अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता और लेंथ होता, तो उसी हिसाब से ये जो मोमेंट्स है एम ए बी या एम बी ए सी या एम ए डी ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जो टोटल मोमेंट रिक्वायर्ड है वो चेंज हो जाता। क्या होता? ये होता है एम ई वन आई वन एल वन ई टू आई टू एल टू ई थ्री आई थ्री एल थ्री। क्लियर? अब मोमेंट बाय थीटा इज कॉल्ड स्टिफनेस, फोर्स बाय डिफ्लेक्शन इज स्टिफनेस। तो इस केस में क्या ये के ए बी प्लस के ए सी प्लस के ए डी हो जाता? बिकॉज 4 EI by L1 is KAB, 4 E2 by L2 is KAC और 3 E3 I3 by L3 is KAD। तो जो टोटल एक जॉइंट का जो स्टिफनेस फैक्टर है दैट इज द समेशन ऑफ द स्टिफनेसेस ऑफ ऑल द मेंबर्स विच आर कनेक्टेड टू दैट जॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज बेसिकली एक मेंबर का जो स्टिफनेस है, एक मेंबर का जो स्टिफनेस है, लेट से ये ए बी था, तो ए बी का जो स्टिफनेस है के ए बी अपॉन जो पूरे जॉइंट का स्टिफनेस है दैट इज के ए बी अपॉन के ए बी प्लस के ए सी प्लस के ए डी। मतलब कि स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई मोमेंट लगाया तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग मेंबर्स में, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अपने अपने स्टिफनेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज नथिंग बट स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर अपॉन टोटल स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट। ठीक है, सो दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बीम है ए बी सी डी। अभी भी मैंने सारे मेंबर्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है, लेंथ है अलग अलग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे लिखते हैं? पहले तो वो वाले मेंबर्स खोजो जिसमें एक से ज्यादा जॉइंट है। ठीक है, फिक्स्ड एंड का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होता है और हिंज्ड एंड का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट जॉइंट बी। बी बी से कितने मेंबर्स जुड़े हैं? बी ए एंड बी सी। क्लियर? उसी तरह जॉइंट है सी। सी से कितने मेंबर्स जुड़े हैं? सी बी एंड सी डी। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे स्टिफनेस। ठीक है, बीए का स्टिफनेस क्या होगा? क्या बीए का अपोजिट एंड फिक्स्ड है? फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा 4 ई आई बाई एल। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रिलेटिव स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ई आई सब में है। तो अगर आप रेशियो की बात करें तो जब अपोजिट एंड फिक्स्ड है तो उनका रिलेटिव स्टिफनेस होता है आई बाई एल, और जब अपोजिट एंड हिंज्ड है तो उनका रिलेटिव स्टिफनेस होता है 3/4 आई बाई एल। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। हाउएवर आई वुड सजेस्ट कि जब आप कोई बड़े क्वेश्चंस बना रहे हो तो डोंट सॉल्व बाय रिलेटिव स्टिफनेस। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, सिंपली राइट द टोटल स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट एंड डिवाइड इट। क्लियर? तो देखो, इसको मैं बी और सी, बी से जुड़ा था बी ए और बी सी से जुड़ा था सी बी एंड सी डी। क्लियर? अब मैं इस पे स्टिफनेस लिखूंगा, तो बी ए का स्टिफनेस होगा 4 ई आई अपॉन लेंथ कितना है? 4 मीटर। 4 बीसी का हो जाएगा 4 ई आई अपॉन 2। अच्छा, बी जो है सी के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है क्योंकि बीम के बीच का जॉइंट है, सो दिस इज कंसिडर्ड फिक्स्ड, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड फिक्स्ड।
जब हम फार एंड को देखते हैं, ठीक है, एंड इफ दैट इज अ मिडिल मेंबर ऑफ द मिडिल जॉइंट ऑफ द बीम दैट इज आल्सो कंसिडर्ड फिक्स्ड। तो बी के रिस्पेक्ट में सी फार एंड है, दैट इज कंसिडर्ड फिक्स्ड। फिक्स्ड और हिंज इस मामले में देखना है हमें कि क्या ये जो सपोर्ट है क्या ये मोमेंट ले सकता है। यस, इट कैन टेक मोमेंट। क्यों? क्योंकि ये अगर एंड में हिंज होता है तो दिस कैन नॉट टेक मोमेंट, फाइनली यहाँ का मोमेंट जीरो आएगा। लेकिन जब एक हिंज है दैट इज इन द मिडिल ऑफ अ बीम, देन इट कैन टेक, इंटरमीडिएट हिंज बोलते हैं इसे, देन इट कैन टेक मोमेंट। इफ इट कैन टेक मोमेंट, इफ इट कैन रेजिस्ट मोमेंट, तो इसको हम लोग फिक्स्ड कंसिडर करते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब क्या है कि बी के रिस्पेक्ट में सी इज फिक्स्ड, इसीलिए हमने बीसी को लिया 4ei/l, ठीक है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में ये भी हो जाएगा 4ei/2, राइट, एंड अगेन सी डी हो जाएगा 4ei/4। ये हो गया के। अच्छा, नाउ बी मेंबर पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखूं तो ये होगा दिस अपॉन समेशन ऑफ बी ए प्लस बी सी। तो दिस विल बी 1/3 एंड दिस विल बी 2/3 एंड अगेन सी बी के लिए दिस अपॉन समेशन ऑफ दीज टू, तो ये भी हो जाएगा 2/3 एंड दिस विल बी 1/3। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अब कहाँ काम आता है? कभी कभी इफ यू आर गिविंग एन ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ लिया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं देके मेंस में अगर आप बैठे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द फर्स्ट स्टेप, जिसके बाद आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इंटर करते हैं। सो this is all for this video. Let us meet in some other video with some other concepts. Thanks.